Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक बहुत ही अच्छा प्ले है, तो चलिए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम पूरा समरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि वीडियो आपको लगी कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें, सो किंग लियर इज़ वन of Shakespeare's most powerful tragedies, centered on the journey of an aging king who decides to divide his kingdom among his daughters. अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो शेक्सपियर का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजेडीज़ में से एक ट्रेजेडी है ये। और इसमें जो है एक ऐसी जर्नी को दिखाया गया है जिसमें जो बूढ़े हो जाने के बाद किंग लियर ने जब सोचा कि वो अपनी सत्ता को जो है वो अपनी बेटियों में बांट दे, डिवाइड कर दें, तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने सत्ता को जो है वो उनकी तीन डॉटर्स होती हैं, उनमें जो है वो डिवाइड करने की सोचते हैं। दिस डिसीज़न ड्राइवन बाय हिज डिज़ायर ऑफ, अब ये डिसीज़न इतना ज़्यादा ख़राब होता है आगे चल कर के कि इनके लिए सब कुछ, उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ जाता है। वो बहुत सफ़र करते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। द प्ले delves deeply into human relationship, exploring themes of family, loyalty, and the devastating effects of pride and blindness to the truth. अब ये जो प्ले है वो किस चीज़ के ऊपर है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि इसमें जो डॉटर्स हैं, कुछ डॉटर ऐसी हैं जो अपने फादर को धोखा दे देती हैं एंड लास्ट मोमेंट पे जो है वो मतलब मुकर जाती हैं अपनी चीज़ों से। फैमिलीज़ के ऊपर है, फिर लॉयल्टी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ धोखा ही है, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लॉयल हैं, एक बेटी जो है वो भी काफ़ी लॉयल है। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीज़ें जो मैनिपुलेट होती है, किस तरीके से सच्चाई का पर्दाफाश होता है, सच्चाई की तरफ जाते हैं, वो सब चीज़ें का जो है वो दिखाया जाता है इसमें। The story unfolds with a parallel narrative involving the Earl of Gloucester and his son, further enriching its exploration of identity, morality and justice. अब यहाँ पे एक कहानी किंग लियर की चलती है और एक कहानी जो है वो साथ में अर्ल ऑफ ग्लस्टर की चलती है, जो कि दरबारी होते हैं किसके, किंग लियर की। अब इनके भी दो बेटे होते हैं, एक नाजायज़ बेटा होता है, एक जायज़ बेटा होता है। वो भी अपने बेटों में जो है वो कुछ चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर वो भी एक बेटा जो है वो अच्छा नहीं होता, एक बेटा जो है वो अलग तरीके का होता है। तो वो चीज़ें भी हम इस वाले स्टोरी में जो है वो देखने वाले हैं। अब recognized for its profound emotional impact, the play remains a timeless examination of human nature and the consequences of our choice. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो इसी तरह से है कि किंग लियर जो है शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको अच्छा, बुरा, लॉयल, धोखा सब देखने को जो है वो मिलेगा। और एक और कहानी जो अर्ल ऑफ ग्लस्टर की होगी जिसमें उसके बेटे हैं, उसके बारे में भी इसी में डिस्कस जो है वो किया जाएगा। अब अगर हम स्टार्ट करें समरी को किंग लियर की, सो किंग लियर इंटेंड्स टू डिवाइड हिज किंगडम अमॉन्ग हिज 3 डॉटर। सबसे पहले अगर मैं किंग लियर की नेचर की बात करूँ तो किंग लियर का नेचर जो है वो थोड़ा सा ऐसा था कि वो अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद करते थे। और अब वो बुज़ुर्ग हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, तो वो चाहते थे कि अपनी संपत्ति को वो जो अपनी बेटियों में बांट दें, फ्री हो जाएं। ठीक है, तो यही सोच करने के लिए, यही सब चीज़ें करने के लिए उन्होंने एक दिन जो है वो सोचा, निर्धारित किया, सबको बुलाया और जो है वो 3 बेटियों में जो है अपना बराबर उन्होंने सोचा कि अपने किंगडम को जो है वो बांट देंगे। सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा करैक्टर लिस्ट के ऊपर लेके चलती हूँ, करैक्टर लिस्ट में कौन कौन है। सबसे पहला करैक्टर है हमारा किंग लियर का। किंग लियर जो है मेन करैक्टर है, यानी ट्रेजिक हीरो हैं। सेकंड, अब उनकी डॉटर्स की बात करें तो पहली डॉटर है उनकी गॉनरिल। गॉनरिल जो है वो सबसे बड़ी बेटी है। ठीक है, उसके हस्बैंड का नाम होता है एल्बनी। ये गॉनरिल है और वो इसका हस्बैंड है एल्बनी। सेकंड डॉटर है उनकी रीगन। रीगन जो है वो मिडल डॉटर है ना, जिसको हम मझली बेटी कह सकते हैं, वो है जिसके हस्बैंड का नाम है कॉर्नवॉल। और थर्ड डॉटर जो है उसका नाम है कॉर्डेलिया।
कॉर्डेलिया जो है वो सबसे छोटी बेटी है और फिलहाल उसकी शादी जो है वो हुई नहीं है। लेकिन इस वाले जिसमें सेरेमनी में वो सोच रहे हैं कि अपनी तीनों बेटी को जो है वो इक्वल दे देंगे, उसमें 2 लोग आए हैं कॉर्डेलिया की शादी के लिए कि कॉर्डेलिया को भी जब आधा संपत्ति मिल जाएगा, यानी कि 3rd पार्ट का संपत्ति मिल जाएगा, तो हम जो है कॉर्डेलिया से शादी कर लेंगे, मतलब एक तरीके का वही दहेज लेकर के शादी कर लेंगे। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दरबारी में अगर हम बात करें तो 2 बहुत ही ज़्यादा जो है उनके वफादार दरबारी थे। किसके? किंग लियर के। एक ग्लोस्टर, एक है हमारा ग्लोस्टर और एक है हमारा कैंट। ठीक है, अब जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ग्लोस्टर के 2 बेटे हैं, एक एडगर जो कि जायज़ बेटा है और एक एडमंड जो कि नाजायज़ बेटा है। ठीक है, अब जो एडमंड है वो नाजायज़ है, इस चक्कर में उसको ना ग्लोस्टर पसंद है, अपना खुद का बाप भी उसको पसंद नहीं है, साथ में उसको एडगर तो बिल्कुल नफ़रत है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि एडगर जो है वो जायज़ बेटा है, इस चक्कर में उसको जो है मेरे से ज़्यादा जो है लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत चिढ़ता है एडमंड उससे। ठीक है, अब छोटे मोटे कैरेक्टर्स अगर बीच में आए तो बीच में आएंगे भी तो हम उसको जो है वो पढ़ लेंगे, अगर क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है होगा इतना, ये इन कैरेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर लिस्ट है। अब बैक टू द स्टोरी, तो एक दिन ऐसा वो निर्धारित करते हैं कि वो सबको अपना बर्डन कम करने के लिए कि मैं अपना प्रॉपर्टी जो हूँ वो बांट देता हूँ। ही हैड प्लान्ड अ सेरेमनी इन विच, वो एक सेरेमनी प्लान करते हैं, ईच डॉटर विल स्टेट हाउ मच शी लव्स हिम, जिसमें वो, क्योंकि उनको तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी डॉटर से सवाल पूछा कि मुझे बताओ कि तुम मेरे को कितना प्यार करती हो। ठीक है, तीनों डॉटर से पूछा, सेम ही सवाल तीनों डॉटर का था और साथ में ऑडियंस वहाँ सामने बैठी हुई थी। ऑन द नेक्स्ट पेज, लियर्स लॉन्ग ट्रस्टेड एडवाइज़र। अब लियर का एक बहुत ट्रस्टेड एडवाइज़र था जिसका नाम कैंट था, मैंने बताया था। द अर्ल ऑफ ग्लोस्टर भी था वहाँ पे बैठा हुआ, एंड 2 स्वीटर्स ऑफ यंगेस्ट, और 2 ना यंगेस्ट डॉटर हैंड्स, और 2 लोग ऐसे बैठे थे जो उसकी सबसे छोटी बेटी का हाथ लेने के लिए आए थे, यानी कि शादी करने के लिए आए थे। एक का नाम था बरगंडी और एक का नाम था फ्रांस और बरगंडी। ठीक है, ये दोनों आए थे। ड्यूरिंग द सेरेमनी हिज एल्डर डॉटर गॉनरिल और रीगन, अब 2 एल्डर्स डॉटर थी, गॉनरिल सबसे बड़ी बेटी और रीगन बीच वाली बेटी, वो बहुत चापलूस थी, बहुत स्वार्थी थी। उसने क्या बोला अपने फादर को, ईच कॉन्फेस टू लव, कि मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, यानी कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा प्यार कोई किसी से कर ही नहीं सकता जितना मैं आपसे करती हूँ। तो मैं दोनों, उन्होंने सेम ही रिप्लाई किया कि मैं हाँ मैं भी करती हूँ, हाँ मैं भी करती हूँ। पहली और दूसरी का जवाब तो ये था। हाउएवर, अब जो छोटी बेटी कॉर्डेलिया थी उसने इसका जवाब देने से, मतलब ऐसा जवाब देने से रिफ्यूज़ कर दिया। उसने व्हेन हर टर्न कम्स, उसका जैसी बारी आया, उसने कहा कि शी लव्स लियर नो मोर नो लेस देन शी शुड हैज़ एज अ डॉटर, मतलब ना ही वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है ना ही वो कम प्यार करती है। एक बेटी को जितना अपने पिता को प्यार करना चाहिए वो उतना ही करती है, ना कम ना ज़्यादा। इन रिच लियर स्ट्रिप्स हर अब डॉरी। अब देखो लियर ये बात सुनकर के, किंग लियर जो है ये बात सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको तो तारीफ़ सुनने की आदत थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब जो संपत्ति है वो 3rd वाली को तो दूंगा ही नहीं, यानी सबसे छोटी बेटी को तो दूंगा ही नहीं। उसने उसको मना कर दिया देने से, कहा कि मैं दोनों बेटी में ही आधी आधी संपत्ति बांट दूंगा। एंड अब कैंट जो है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए जा रहा था, मतलब उसके बिहाफ पे, कॉर्डेलिया के बिहाफ पे, कि कॉर्डेलिया क्योंकि एडवाइज़र है कैंट, तो वो कह रहा था कॉर्डेलिया गलत नहीं बोल रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। बट गुस्से में अब किंग लियर इतने ज़्यादा थे कि उसने क्या किया, कैंट को बैनिश कर दिया, यानी कि देश निकाला दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम कॉर्डेलिया के बिहाफ पे मेरे से बात करने नहीं आओ। अब कैंट जो है वो वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि वो राजा है तो बात तो माननी पड़ेगी। फ्रांस सेज ही विल मैरी। अब कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए 2 लोग आए थे। बरगंडी तो उसने तो साफ मना कर दिया कि अब इसको जब मिलेगा नहीं पैसा तो मैं क्यों शादी करूं, जब इसका संपत्ति ही नहीं है तो मुझे इससे शादी करनी क्यों है, तो वो तो वहाँ से चला जाता है। अब फ्रांस जो किंग है फ्रांस का, वो कहता है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कॉर्डेलिया जैसी है मैं उससे वैसे ही शादी करूँगा, और वो मान जाता है विदाउट ड्राउरी के ही, विदाउट दहेज के ही शादी करने के लिए। लियर देन टेल्स द गैदर्ड
nobles that he will keep 100 nights and alternate months living with Goneril and her husband Albany and Regan and her husband Cornwall. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अब राजा जो है दो में संपत्ति बांट देते हैं, पर राजा को ना राजा हैं तो उनको शाही तरीके से रहने की आदत है, तो उन्होंने सब कुछ तो बांट दिया, लेकिन उन्होंने 100 नाइट्स अपने लिए रखा। 100 नाइट्स मतलब योद्धा सैनिक आप जो कहें वो अपने लिए रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि उनको ऐसा फील आए, वाइब आए कि वो अभी भी किंग हैं, तो उनके आगे पीछे सैनिक चलते थे तो उनको अच्छा लगता था। अब उन्होंने सभी संपत्ति बांट दी, तो उन्होंने कहा कि मैं आधा समय जो है वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रहूँगा, आधा समय यानी कि बड़ी बेटी कौन, गॉनरिल के पास रहेंगे, आधा समय वो किसके पास रहेंगे, रीगन के पास। आधा समय रहेंगे गॉनरिल और उसके पति एल्बनी के पास, आधा समय रहेंगे रीगन और उसके पति कॉर्नवॉल के साथ। Back at Gloucester's palace, Edmund Gloucester's illegitimate son plans to displace his illegitimate brother Edgar as Gloucester's heir by turning Gloucester against Edgar. Edmund tricks Gloucester into thinking that Edgar is conspiring to kill. Meanwhile, Goneril, with whom Lear has gone to live first, becomes angry with her father and his knights फॉर कॉजिंग। अब यहाँ पे देखो क्या सिस्टम हो रहा है। अब यहाँ पे ग्लॉस्टर पैलेस में जब आए हैं तो मैंने बताया था उसके दो बेटे हैं, एक एडगर है और एक एडमंड है। अब एडमंड बहुत ज़्यादा जो एडगर से जलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं जो ग्लॉस्टर हैं यानी उसके जो पिता हैं, कहीं वो एडगर को अपने गद्दी पे बिठा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपने पिता को भड़काता है, जो जायज़ बेटे को लेकर के वो अपने पिता एडगर को लेकर भड़काता है। एडमंड कहता है कि एडगर जो है ना वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने पता किया है कि वो आपको मारने का साजिश कर रहा है, ग्लॉस्टर को मारने का साजिश कर रहा है। ये सुनकर के ग्लॉस्टर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि उसका बेटा ऐसा करना चाह रहा है, यानी कि वो ऐसा शो करना चाह रहा है कि मैं आपका ज़्यादा अपना हूँ और जो एडगर है वो आपका जायज़ बेटा भी है, तो क्या वो आपको मारना चाह रहा है आपकी गद्दी लेने के लिए। ठीक है, ये सब बातें जो है वो बताता है जा करके। अब यहाँ तक मैंने बता दिया कि जो एडमंड है उसने अपने ग्लॉस्टर को जो है वो ये कह करके भड़काना शुरू कर दिया कि एडगर जो है आपको मारने की साजिश कर रहा है। अब बैक टू द स्टोरी, फिर से गॉनरिल पे आ जाते हैं। अब राजा जो है वो अब जाएगा ही अपना समय, उसने सब सत्ता जब दो बेटियों में बांट दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा, फर्स्ट बेटी के पास रहने के लिए जाता है। 100 सैनिकों के साथ जो है वो अपनी फर्स्ट बेटी के साथ रहने जाता है। शी ऑर्डर्ड हर अब स्टीवार्ड। अब जो उसकी बेटी है वो बड़ा टेंशन में आ जाती है कि अपने पिता को भी देखूं और उसके 100 जो योद्धा हैं मैं उसको भी देखूं, मतलब 100 सैनिक को क्यों लेकर के आ गए। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अब इनका खाना पीना रहना भले वो नहीं करेगी, मेड करेंगे, बट उसको इरिटेशन होने लग जाती है, यानी कि उसको पिताजी 1 दिन में ही 2 दिन में ही खटकने लग गए उसको। तो वो अपने जो उसके स्टीवर्ड्स हैं, अपने जो उसके नौकर चाकर कुछ लोग हैं, जो उसके ऑसवाल्ड यानी उसका जो चहीता है, उसको बोलती है कि तुम ना मेरे पिताजी से थोड़ा कोल्डली ट्रीट करना, यानी उनको अच्छा ट्रीट मत करना ताकि उनको इंसल्ट फील हो। ठीक है। मीनवाइल द बैनिश्ड कैंट रिटर्न टू लियर। अब यहाँ पे उनका जो वफादार दरबारी था कैंट, उसको किंग लेयर के बारे में सोच कर अच्छा नहीं लग रहा था कि किंग लेयर कहाँ होंगे क्या होंगे। वो अपना भेष चेंज करके दोबारा से किंग लेयर के पास आ जाता है और उनके सर्विस में जो है वो घुस जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी 100 सैनिक तो थे ही, लेकिन साथ में वो किंग लेयर से परमिशन लेकर के चेंज करके हो जाता है, वो अपना भेष बदल लेता है और किंग लेयर की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी के प्रति ज़्यादा ईमानदार होते हो तो आपको उसके बिना अच्छा नहीं लगता। तो कैंट जो है दरबारी जो अपने राजा के लिए इतना वफादार था कि वो भेष बदल करके किंग लेयर के साथ रहने को आ जाता है वापस, और किंग लेयर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसको लगता है कोई और है, तो किंग लेयर की कंपनी वो ज्वाइन कर लेता है। अब गॉनरिल जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है किंग लेयर को, बोलती है कि मतलब उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि आप क्यों ले आए, आप एक काम कर दीजिए, आप हाफ कर दीजिए, 50 सैनिक क्यों रख रहे हैं आप, 100 सैनिक क्यों रख रहे हैं आप, 50 ही रखिए, हाफ कर दीजिए। तो बहुत इंसल्ट फील होता है, ऐसा किंग लेयर से आज तक किसी ने बात नहीं किया था। तो वो बहुत डीपली इंसल्टेड फील करते हैं, बहुत एंगर्ड हो जाते हैं। एंड लियर क्रूसेस गॉनरिल
एंड प्रिपेयर्स टू लिव। अब उनको अच्छा नहीं लगा किंग लियर को। किंग लियर ने गुस्सा होकर के कहा, मैं जो हूँ अपने दूसरी बेटी के पास जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। तुम बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर रही हो। एक टाइम पे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं तुमसे आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। टू लिव टू गो एंड स्टे विद रीगन अलॉन्ग विद हिज फूल। एक उसका फूल, एक और यहाँ पे जो है वो दरबारी की बात की गई है, एक विदूषक बोलते हैं जिसको, वो है कहते हैं मैं उसके साथ अब मैं जा रहा हूँ अपनी मझली बेटी के पास, अपने जिसका नाम था रीगन। मैं उसके और उसके पति कॉर्नवेल के पास रहूँगा अपने सिपाही के साथ। ठीक है, अब फिर से बैक एट ग्लोस्टर कैस्टल। अब यहाँ पे जहाँ पे वो उसने अपने पापा को भड़काया था ना कि आपका जो जायज बेटा एडगर है वो आपको मारना चाहता है, बीच बीच में वो स्टोरीज भी आ रही है। Back at Gloucester's castle, Edmund's conspiracy moves along. After Edmund's trick Edgar into fleeing, Gloucester, convinced of Edgar's evil intentions, condemns him to death, declaring Edmund his legitimate heir. Cornwall and Regan arrive at Gloucester Castle and welcome Edmund into their service. Outside, Kent and Oswald arrive with letter for Regan from Lear and Goneril. Kent insults Oswald and challenged him to fight. Roused by the disturbance, Cornwall puts Kent into the stocks, even though such an action is disrespectful to Lear. Elsewhere in the countryside, Edgar excuses himself as a mad beggar, poor Tom, in order to escape the death sentence declared by his father. Lear himself arrives at Gloucester Castle, set to find his man Kent still in disguise in the stock. He grows increasingly angry when Cornwall and Regan refuse to see him. Shortly after Regan finally comes out, Goneril arrives. Lear quarrels bitterly with both, as Regan joins Goneril in claiming that Lear does not need to maintain any attendance of his own, when each says that he may stay with them only if he dismisses all of his knights. Lear rushes mad with rage into a brewing storm. Cornwall, Regan and Goneril lock up Gloucester Castle to keep Lear out. अब यहाँ क्या होता है, ग्लोस्टर के महल में जो एडमंड है वो कहीं ना कहीं, अब एडमंड कौन, जो उसका नाजायज़ बेटा था, यहाँ वो जो एडमंड है वो कहीं ना कहीं साजिश करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। एडमंड जो है वो एडगर को भागने के लिए जो है वो मजबूर करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके फादर को भी ऐसा लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। और ग्लोस्टर भी जो है वो एडगर को बहुत बुरी तरह से देखता है। कहीं ना कहीं ग्लोस्टर का विश्वास जो है वो हटते जा रहा है अपने जायज़ बेटे से। एडगर अच्छा है जबकि, लेकिन वो दूसरे बेटे से की बातों में इतना ज़्यादा डिज़ोल्व होता जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये घोषित कर देता है कि एडमंड सही बोल रहा है और ये मेरा जो बेटा है ये अच्छा नहीं है। तो एडमंड को वो अपना वैध उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि मतलब अपनी पोजीशन जो है वो किसको दे देता है, नाजायज़ बेटे एडगर को दे देता है, नाजायज़ बेटे एडमंड को दे देता है। उसके बाद इस बीच जो कॉर्नवॉल है, कॉर्नवॉल कौन, जो उसकी मझली बेटी, जो उसकी बीच वाली बेटी होती है ना, मिडिल बेटी, उसका पति, और उसकी जो बीच वाली बेटी रीगन है, वो दोनों जो है वो ग्लोस्टर के महल में आते हैं और एडमंड को भी अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब एडमंड भी बुरा था तो अच्छा नहीं, क्योंकि ग्लोस्टर जो है वो किंग लेयर के उसमें है। ग्लोस्टर जो है वो किंग लेयर का सेवक था, दरबारी था, तो कहीं ना कहीं ग्लोस्टर किंग लेयर से बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो ग्लोस्टर का अच्छा बेटा तो एडगर था, पर एडगर को तो उसने कहीं ना कहीं निकाल दिया। उसने एडगर को पे तो ट्रस्ट उसका उठ गया। उसने किसको, गलत इंसान को चूज़ कर लिया, एडमंड को। अब एडमंड जो है वो कभी, जब गलत इंसान है तो गलत इंसान हमेशा गलत इंसान का ही साथ देगा। तो वो किसके साथ मिल गया, उसकी बीच वाली बेटी रीगन के साथ और कॉर्नवॉल के साथ मिल गया। तो जैसे ही रीगन और कॉर्नवॉल को पता चला कि ग्लोस्टर का वो जो है वो उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया है, तो वो जो है दोनों आते हैं, हाथ मिला लेते हैं, दोनों अपनी सेवा में शामिल कर लेते हैं। अब एडमंड जो है वो किसके साथ मिल गया है, रीगन और कॉर्नवॉल के साथ मिल गया है। ठीक है, अब बाहर क्या होता है, केंट और ऑसवर्ल्ड रीगन के लिए जो है वो प्लानिंग करते हैं। किंग लियर और गॉनरिल
के पत्र को लेकर के पहुंचाते हैं। वहाँ पे वो दूसरी बेटी के पास जब रीगन के पास जाता है तो रीगन भी जो है वो अपने पापा की बहुत इंसल्ट करती है। रीगन वहाँ मिलती भी नहीं है, पापा को रखना तो बहुत दूर की बात है। वो कहती है मैं इतने लोगों के साथ अपने पिताजी को नहीं रखूँगी। वो भी सीधा जो है, क्योंकि उसके पहुँचने से पहले उसकी बहन उसको बता देती है कि इतने सारे दरबारी के साथ वो तुम्हारे घर रहेंगे। तो ये सोच सोच करके वो पहले ही बोल देती है भाई ना, मैं तो नहीं रखूँगी इतने दरबारी को। और वो अपने पापा की बहुत इंसल्ट करती है कि इतने सैनिक के साथ, इतने दरबारी के साथ मैं जो हूँ उनको नहीं रखूँगी। वो रिफ्यूज़ कर देती है। अब ये बात अपनी बीच वाली बेटी से सुन कर के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। और यहाँ जो एडगर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि एडगर को ये सुन कर के कि वो अपने पिता को मारेगा तो सबने ये बोला कि एडगर को मार देना चाहिए। तो एडगर अपने आप को बचाने के लिए एडगर वहाँ से भाग जाता है। कंट्री साइड में एक झोपड़ी में वो पागल का भेष लेकर के पुअर टॉम के नाम से वो जो है वो रहने लग जाता है, क्योंकि उसके फादर डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको मार दो। जो ग्लस्टर है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा एडगर को जो है, मेरे बेटे को जो है मार दो, ये मुझे मारना चाहता है तो उसको मार दो। तो अपने आप को बचाने के लिए एडगर जो है वो कंट्री साइड में एक झोपड़ी बनाता है। उस झोपड़ी में वो पुअर बैगर, मतलब मैड बैगर यानी पागल बैगर, भिखारी का रूप लेकर के पुअर टॉम के नाम से वो रहता है। आई होप इज़ इट क्लियर। अब यहाँ उसकी जो रीगन है वो भी मना कर देती है। इस चक्कर में ये बातें सुन करके जो हमारे किंग लेयर है वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 बेटी पे भरोसा किया था और दोनों बेटी ने ही उनको रखने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब एक राजा, जिसको राजाशाही तरीके से रहने की आदत थी, वहाँ पे अब उसको एक छत नहीं मिल रहा अपना सर ढकने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी, इसीलिए वो पागल हो गए। अब दूसरी तरफ क्या था कि जो कैंट था, जो उनका बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं लॉयल दरबारी था, वो जो है कहीं ना कहीं उसको पहचान जाता है। कौन? जो उसकी बीच वाली बेटी रीगन होती है, और उसका पति जो है वो पहचान जाता है कि ये वही कैंट है और ये हमेशा किंग लियर के लिए अच्छा ही करेंगे। तो वो उसको जो है वो बेड़ियों में बंद कर देते हैं, यानी कि उसको जो है वो लॉक कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें देख करके अब किंग लियर तो अकेले हो गए, क्योंकि उनका एक खास दरबारी था वो भी उनके साथ नहीं था। खाली एक विदूषक उनके साथ था उनका, है ना, जिसका नाम फूल था, वही बस उसके साथ था, बाकी कोई नहीं था। और वो पागल हो गए। अब वो इधर उधर जो है वो भटकने लग गए, और साथ में ये दोनों बेटियां लड़ने लग गई अपने पिता से। ये देख करके जो है वो पागलों की तरह चिल्लाने लग गए, इधर उधर भटकने लग गए। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत बेकार हो गया। सर्चिंग फॉर लियर कैंट, अब वहाँ से क्या हुआ, वो जो है उसके पिता को जगह कहीं ना मिले, इसलिए उसने ग्लोस्टर पैलेस भी बंद कर दिया। यानी उसके दरबारी का एक पैलेस था ग्लोस्टर पैलेस, उसको भी बंद कर दिया। मतलब इतना बुरा उन्होंने उसके साथ किया किंग लियर के साथ। सर्चिंग फॉर लियर कैंट हु हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द स्टॉक मीट्स अ जेंटलमैन। अब वो जो है वो भाग गया, जो किंग लेयर है वो भाग गए बाहर, तूफान में जो है वो चले गए, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं, मेंटल डिसेबल्ड हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। तो अब जो है वो बाहर की तरफ भाग चुके हैं। अब जो उनका कैंट वफादार, जो उनका कौन था, दरबारी था, वो बेड़ियों को तोड़ करके निकल के अपने राजा को ढूंढने के लिए निकल गया है। जब वो अपने राजा को ढूंढने के लिए निकलता है मीट्स, तो वो एक जेंटलमैन से मिलता है, और जेंटलमैन है वो बताते हैं उसको कि वो अच्छा इंसान होता है जेंटलमैन। तो वो उसको बताता है कि मैंने राजा को फूल के साथ देखा है इस तूफान में भागते हुए। हु टेल्स हिम डैट किंग लियर एंड द फूल आर अलोन इन द स्टॉर्म। अकेले थे वो लोग। कैंट टेल द जेंटलमैन डैट फ्रेंच फोर्सेस आर ऑन देयर वे टू इंग्लैंड। यहाँ पे कैंट जो है वो उस जेंटलमैन को कहता है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जेंटलमैन को कि जो फ्रेंच की जो फोर्स है वो जो है वे में है, यानी इंग्लैंड आ रही है। ही गिव्स द जेंटलमैन हिज पर्स। वो अपना पर्स जो है जेंटलमैन को दे देता है, और एक रिंग जो है वो जेंटलमैन को दे देता है, ब्रिंग टू कॉर्डेलिया, कि ये बात जितनी भी उसके पापा के साथ ये जो हरकतें हो रही है ना, वो उसकी छोटी बेटी तक पहुंचा दिया जाए, उसकी छोटी बेटी कॉर्डेलिया तक ये बात पहुंचा दिया जाए। एंड आस्क द जेंटलमैन टू टेल हर अबाउट इनजस्टिस। जितना भी उसके पिता के साथ बुरा हो रहा है ना, वो उसकी छोटी बेटी को बता दो। डैट लियर
हैज़ सफ़र्ड, क्या क्या वो सफ़र कर रहे हैं। मीन वाइल लेयर हैज़ गॉन मैड एंड इज़ रैगिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म, वो बहुत पागल हो चुके हैं, वो भाग रहे हैं तूफ़ान में। वाइल द फूल बैग्स हिम टू सीक शेल्टर, और जो फूल है उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, वो उसको पैर पकड़ रहा है कि चलिए आप वहाँ चलिए, आप शेल्टर में, आप छत कोई सा पकड़िए। व्हेन कैंट फाइंड्स देम, फिर कैंट जो है वो ढूंढ लेता है, लीड्स देम टुवार्ड अ होवल, एक झोपड़ी मिलती है उनको, दिखती है, उस झोपड़ी में उसको जो है वो लेकर के जाता है। जब उस झोपड़ी में बैक इनसाइड द कैसल, जब उस झोपड़ी में उसको लेकर के जाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं वो झोपड़ी किसी और की नहीं होती, वो झोपड़ी किसकी होती है? पुअर टॉम की होती है। पुअर टॉम कौन? वो झोपड़ी किसकी होती है? एडगर की होती है। एडगर कौन? जो जायस बेटा होता है, और एडमंड जो भड़का नहीं देता है कि ये आपको मारना चाहता है, इस चक्कर में वो बेचारा उस झोपड़ी में अपना भेष बदल करके जो है अपना जीवन पुअर टॉम के नाम से जो है वो व्यतीत कर रहा होता है, वहाँ लेकर के उसको बिठाते हैं। अब अगर दोबारा बात करें हम लोग ग्लॉस्टर की, तो बैक इनसाइड द कैस्टल ग्लॉस्टर कॉन्फाइड्स इन एडमंड दैट ही हैज़ डिसाइडेड ट्राई टू हेल्प लियर। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर। अब ग्लॉस्टर को तो अपने बेटे पे बहुत भरोसा था, क्योंकि ग्लॉस्टर का जो अच्छा वफादार बेटा था उसने उसको भगा दिया, लेकिन जो एडमंड था, जो धोखेबाज बेटा था, उसको उसने क्या, उसने उसको अपना हित समझा। अपना हित जब उसने समझा तो वो उसने उसको अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए। उसने ये भी उसको बता दिया कि फोर्स हमारी हेल्प करने आएगी, वो फोर्स ऐसे आएगी, ऐसे आएगा, साथ में एक लेटर फ्रेंच से हमको आया है, और हम लोग किंग लेयर को सपोर्ट करने वाले हैं। ये सब चीज़ें उसने अपने एडमंड को बता दी। अब एडमंड जो है ये कह करके वो चला गया अपने बेटे को। अब एडमंड जो है सामने बैठी जो ऑडियंस, क्योंकि प्ले है तो सामने बैठी ऑडियंस को बोलता है कि मैं तो ये प्लान को डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा, और ये प्लान वो सारा किसको बता देता है? उसकी बीच वाली बेटी के पति कॉर्नवॉल को ये सारी बातें बता देता है। अब हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और आगे की स्टोरी जो है वो मैं पार्ट 2 में आपको समझाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और अभी भी मुझे लगता है 20 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक आप लोग भी लीजिए। और अगले जस्ट मैं अभी ही वो शूट करके डाल दूँगी वो उस वीडियो को भी, तो जब आप ये वीडियो को फाइंड करेंगे तो जस्ट उसी के एक दिन बाद आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी पार्ट 2 करके। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी और आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइए, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको लगी कैसे है, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।